बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप रिसर्च को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर आपने कैसे लिखना है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स लाइक, ये बहुत एक वास्ट टॉपिक है, इसको एक छोटी सी वीडियो में कवर करना मुश्किल है, बट आई विल ट्राई कि इसको ना थोड़ा सा समरी टाइप बता दूँ, मैं इसके बेसिक स्टेप्स बता दूँ। वीडियो में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे रिसेंटली काफ़ी सारे मैसेजेस इसके ऊपर आए हैं कि रिसर्च कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, आप कैसे मुझसे पूछा गया था पर्सनली कि आपने कैसे की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी तक 2 इंटरनेशनल जर्नल्स में मेरे 2 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, रिसर्च पेपर्स। और अभी इस वीडियो को बनाने से थोड़ी देर पहले मुझे कंफर्मेशन मेल आई है कि मेरा 3rd रिसर्च पेपर भी एक्सेप्ट हो गया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिनों में या फिर विद इन मंथ वो भी इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगा। लाइक उसको भी 4-5 मंथ्स का एक रिव्यू प्रोसेस से गुजरता होता है पेपर, कि आपके जो उसमें कोई मिस्टेक्स हैं, कोई करेक्शंस हैं, उसको रिव्यूअर्स देखते हैं, फिर आपको उसके रिव्यू के बाद आपकी एक्सेप्टेंस होनी होती है। लाइक वो मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी फर्दर। तो पॉइंट टू सही इसके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब 3 पेपर्स रिसर्च पेपर्स हैं जो 2 पब्लिश हो चुके हैं, एक अभी थोड़े दिनों में इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगा। उसके अलावा 3 to 4 प्रोजेक्ट्स मेरे इस वक्त चल रहे हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल रिसर्च पेपर को एज ए रिव्यूअर मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ। तो अपना जो एक स्टूडेंट लेवल पे अपना एक्सपीरियंस मैं फिर किसी दिन इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में अपना फुल जर्नी बताऊंगी कि किस तरह मैंने स्टार्ट किए और कौन से मैं स्पेशली आई विल मेंशन दोज टीचर्स जैसे डॉक्टर नुमान, डॉक्टर जुनैद, डॉक्टर आरिफ नदीम के जिन्होंने मुझे सिखाया सारा और कैसे कैसे प्रोसीड किया मैंने। लेकिन फ़िलहाल टुडे आई विल डिस्कस कि कौन से एक बेसिक स्टेप्स हैं अगर आप रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आप कोई एंड बिफोर स्टार्टिंग दी वीडियो आई विल रिमाइंड के डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको फ़ायदा हो रहा है तो आई गेस लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आपने रिसर्च स्टार्ट करनी है तो उसका सबसे मेन टॉपिक जो सा पॉइंट है वो होता है टॉपिक सिलेक्शन। आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है कि जिस पर आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। अब टॉपिक सिलेक्शन या तो हो सकती है कि आपने कोई आपकी ऑब्जर्वेशन थी, कोई टॉपिक आपके माइंड में आ गया। सेकेंडली ये कि आपको टॉपिक का भी नहीं पता। सपोज़ अगर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी क्लास में है आप MBBS में, तो अभी आपने रिसर्च करनी है। अब बिल्कुल बेसिक लेवल पे सपोज अब रिसर्च की काफ़ी टाइप्स होती है, कोई क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, कोई हार्ड स्टडीज़ है। हम एक बेसिक पे रहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी कि आप कोई आपका रिसर्च टॉपिक ऐसा है कि आप उसका क्वेश्चनियर बनाते हैं और स्टूडेंट्स से फिल कराते हैं, ठीक है। अपना रिसर्च डाटा, आपका जो रिसर्च सब्जेक्ट, आपका सैम्पल जो है वो स्टूडेंट्स हैं सॉरी। तो आपने उसमें उस केस में क्या करना है कि आपने को एक टॉपिक चाहिए। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन पे 1 मंथ्स भी लगते हैं, लेकिन टॉपिक में अब एक टॉपिक में क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए वो एक अलग डिटेल है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। लेकिन फ़िलहाल टॉपिक सिलेक्शन आपने या तो ऑब्जर्वेशन की, कोई टॉपिक आपके माइंड में आ गया, या फिर आपके माइंड में कोई टॉपिक नहीं है, आपने सर्च करना है। अब सर्च कैसे करना है, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने लिखना है गूगल स्कॉलर आप लिखेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, वेबसाइट। गूगल स्कॉलर पे ना बेसिकली आपने जितना भी रेफरेंसेस ढूंढने होंगे, कोई भी अपने आपको लिटरेचर रिव्यू चाहिए तो आपने सब कुछ गूगल स्कॉलर से देखना होता है। अभी उसको बाद में कैसे यूज़ करना है मैं बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप टॉपिक सिलेक्शन के लिए गूगल स्कॉलर चूज़ करें, ठीक है। आप गूगल स्कॉलर पे गए हैं, आपने जाके लिखा है अब आपने एक रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना था, आपको खुद कुछ नहीं आइडिया, आपने गूगल स्कॉलर से कैसे करना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट, आप तो सिंपल आप कुछ वर्ड्स लिखें कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, आप ये 3 वर्ड्स पे लिखते हैं अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, तो उसके नीचे आपको थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप उनमें से कोई भी एक रिसर्च पेपर खोलें, उसको आपने रीड करना है। रीड करने या तो गूगल स्कॉलर होती है, वेबसाइट होती है, पबमेड होती है। आपने ना उस रिसर्च पेपर को, रिसर्च आर्टिकल को रीड करना है। रिसर्च आर्टिकल को रीड करने का मेथड क्या होता है कि हर पेपर से फर्स्ट पे बिल्कुल ना एक हेडिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट की। अगर हेडिंग नहीं है तो फिर वैसे एक स्टार्ट का पैराग्राफ होगा। अब वो स्टार्ट वाले पैराग्राफ को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में पूरे के पूरे रिसर्च पेपर की एक समरी होती है, उसमें सारा बताया गया कि रिसर्च का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उसमें क्या क्या मेथड्स यूज़ हुए हैं, कि क्या मेथडोलॉजी बेसिकली रिसर्च की क्या थी, कि वो जो रिसर्च पेपर हुआ है, वो जो रिसर्च की गई है उसमें उन्होंने क्या मेथड अडॉप्ट किया था।
उसके बाद उसमें उसके रिजल्ट्स होंगे, कंक्लूजन होगी। तो सारा का ना एक पेपर का ना आप कह दें कि समरी है, वो एक पैराग्राफ में। आपको पूरा पेपर रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ उसका एब्स्ट्रैक्ट रीड करना है। अभी इस वीडियो के फ़ौरन बाद आई विल सजेस्ट कि आप जाएं अभी गूगल स्कॉलर पे, आप लिखें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स लिखें, आप आपके माइंड में सपोज डायबिटीज़ का टॉपिक, आप डायबिटीज़ लिखें, आप हाइपरटेंशन लिखें, कोई भी टॉपिक लिखें, आपको इतने सारे पेपर मिल जाएंगे। उसमें कोशिश करें जो सबसे लेटेस्ट है। अभी 2024 चल रहा है, अब 2020 वाले, 2023 वाले, इवन 2016 से ऊपर वाले, मतलब थोड़े रिसेंट पेपर्स देखें, तो उनका आपने एब्स्ट्रैक्ट रीड करना है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब ये था टॉपिक सिलेक्शन के, आपने सर्च किया, आपको खुद नहीं कुछ आ रहा था। अब ऑब्जर्वेशन से कैसे कि कोई टॉपिक बाई चांस आपके माइंड में आ रहता है। अब इसकी एग्जांपल बेस्ट ये थी कि मेरा एक पेपर था, वो भी इंटरनेशनल में पब्लिश हुआ है, स्लीप पैरालिसिस में बेसिकली था वो, स्लीप पैरालिसिस का टॉपिक। अब स्लीप पैरालिसिस मैंने टॉपिक कैसे सिलेक्ट किया कि बेसिकली मुझे पर्सनली स्लीप पैरालिसिस हुआ था। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि आप सो रहे होते हैं, इंसान सो रहा है और उसको ऐसे लगता है अचानक, उसमें होता है हिप्नोगॉगिक, पैरागॉनिक, गॉगिक स्लीप पैरालिसिस में, इसकी डिटेल में नहीं जा रही, सिंपल आपको बता रही हूँ कि आपको सोते हुए आप फील होता है कि आप जाग रहे हैं लेकिन आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते, आपके मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, लाइक आप अपने हाथ पाँव मूव नहीं कर सकते, और आपको ना अपने चेस्ट पे, अपने सीने पे बहुत ना हैवीनेस, वज़न सा फील होता है, कि बहुत भारीपन फील होता है, एज इफ़ समवन इज़ सिटिंग ऑन यू। ठीक है, तो इसको बहुत मिथ से भी एसोसिएट किया जाता है कि शायद आपके ऊपर कोई जिन बैठा हुआ है। तो साथ इसमें ये होता है कि साथ हेल्यूसिनेशंस भी कुछ को आती है, विजुअल या ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हो जाती है। अब विजुअल और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन ऐड हो जाए तो ऐसे लगता है कि आपको कुछ आवाज़ें आ रही हैं और फिर आपको कुछ नज़र भी आ रहा है, कुछ धुआं सा टाइप का, और आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है। तो वो अगर कोई बंदा ना, उसको कन्फर्मेशन नहीं हो जाएगी कि भाई ये कोई जिन भूत टाइप है। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली क्या है, स्लीप पैरालिसिस होता है। आप अपनी बॉडी को मूव करना चाह रहे होते हैं, आप मूव नहीं कर पाते, आपको लग रहा होता है आप जाग रहे हैं, और वो एक सोने जागने की अजीब सी कंडीशन होती है, आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ सेकंड्स के लिए कंटिन्यू रहता है। अब मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये ऐसे हुआ था कि हॉस्टल में मुझे हुआ कि मैं इस तरह है कि मेरी बॉडी मूव नहीं करी, स्टिफ हुई हुई है, और मैं हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, हिल नहीं रही, और मुझे भी ऐसे फील हुआ कि जैसे बहुत ना ब्रीथिंग स्टॉप हो रही होती है और बहुत वेट सा होता है ना आपके चेस्ट पे। तो मुझे पता भी नहीं था कि इस कंडीशन को या सबको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। मैं डर गई थी, मुझे लग रहा था शायद कि ना एज इफ़ आई एम डाइंग, तो मेरी रूह निकल रही है, इस तरह की मुझे फीलिंग है। अब मैंने ये चीज़ डिस्कस की कि मेरे साथ ऐसे हुआ, अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से डिस्कस की, तो तब मुझे पता चला कि एक स्लीप पैरालिसिस नामी टर्म है। स्लीप पैरालिसिस को मैंने सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, क्योंकि उससे पहले भी मैं रिसर्च कर रही थी, तो मैंने इसको गूगल स्कॉलर पे भी जाके सर्च किया। गूगल स्कॉलर पे ना आपको सारे रिसर्च पेपर्स और रिसर्च आर्टिकल्स मिलेंगे, तो मैंने इस टर्म को रिसर्च उसके ऊपर सर्च किया, और गूगल से मुझे पता चला कि अच्छा स्लीप पैरालिसिस है। और स्लीप पैरालिसिस होता किस में कि कोई पेशेंट होगा, जिसको कोई न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, किसको कोई ना ब्रेन रिलेटेड इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, और वो उसकी कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उन पर्सनस में, उन पेशेंट्स में ये होता है स्लीप पैरालिसिस मोस्ट कॉमनली। अब इस मेरे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ना कोई साइकोलॉजिकल इशू है, ना कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन मेरे माइंड में है कि फिर मुझे क्यों हुआ। ठीक है, अब उस चीज़ पे मैंने सर्च किया गूगल स्कॉलर पे, तो उससे एक पेपर मिला कि जिसमें स्टडी किया गया था कि स्टूडेंट्स में भी स्लीप पैरालिसिस की प्रोपोर्शन थी, एक स्टडी हुई थी उसके अंदर। ठीक है, अब उस स्टडी को बेस बनाते हुए मैंने सोचा कि अगर अब, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने ये कंडीशन डिस्कस की थी अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह से, तो उनसे पूछा, उनको पता था, उनके साथ हुआ था, इसलिए उनको पता था स्लीप पैरालिसिस क्या है। तो आई थॉट कि अब मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो एक रिसर्च में ना आपका रिसर्च क्वेश्चन होता है, रैशनैले होता है, ऑब्जेक्टिव, एम, अभी मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही, लेकिन वो सारी चीज़ें ना आपने देखनी होती है। एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना होता है कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हैं, आप उसकी रिसर्च का आपको फ़ायदा क्या है, उसका रैशनैले क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव या एम। ठीक है, ये सारी थोड़े डिफरेंट टर्म्स हैं। अभी मुझे वीडियो लेंथी नहीं करनी, तो मैं शॉर्ट बता रही हूँ। अब स्लीप पैरालिसिस में मुझे था, मेरे रिसर्च का पर्पज़ क्या था कि मुझे था कि मुझे हुआ, और मैंने उसको थोड़ी काइंड ऑफ प्रेवलेंस चेक करनी थी, और उसके एसोसिएशन के अगर मेडिकल स्टूडेंट्स में हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उसके हमने डिफरेंट एक क्वेश्चन ईयर बनाया, उसको स्टडी किया। वो डिफरेंट पिट्सबर्ग स्केल होता है, और साथ एफर्ट स्केल, डे टाइम स्लीपीनेस वगैरह, वो डिटेल अभी नहीं बता रही मैं। तो अब उसमें एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ़ मेडिकल स्टूडेंट्स, जो हमारे रिजल्ट्स निकले हैं उसके अंदर बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को स्लीप पैरालिसिस पॉजिटिव थे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो रिसर्च पॉपुलेशन थी उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स स्लीप पैरालिसिस पॉजिटिव थे। वो किस लिए पॉजिटिव है कि वो अपनी स्टडीज़ पे वो स्ट्रेस ले रहे हैं उसका, और उनकी नींद प्रॉपर नहीं है,
तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से उनको स्लीप पैरालिसिस होता है। मतलब उनको कोई साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, कोई न्यूरोलॉजिकल इशू नहीं है, फिर भी वो स्लीप पैरालिसिस उनमें होता है क्योंकि वो स्टडीज़ का बर्डन है। तो एग्ज़ाम डेज़ में या फिर उन डेज़ में कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही और लाइक आप 2-3 आवर्स सो रहे हैं, आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस है कि भी उठने आपने जाना है, सुबह पेपर देना है, तो इस तरह की कंडीशंस में ये होता है। खैर इसको हम थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक बात होगी स्लीप पैरालिसिस वाली, लेकिन ये था कि आपको एक जैसे इसमें था कि मेरे माइंड में आया था, खुद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, फिर आई वांटेड कि उसके ऊपर रिसर्च की जाए। तो ये था कि अगर आपके टॉपिक कोई खुद ब खुद माइंड में आ जाए। दूसरा ये कि आपके माइंड में कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो अपने गूगल स्कॉलर पे या पबमेड पे जाके आपने खुद एक टॉपिक ढूंढने के लिए अब आप देख रहे हैं कि सपोज आपने उधर निकाला अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे पेपर आ जाएंगे जी एनजाइटी इन मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है, डिप्रेशन इन मेडिकल स्टूडेंट्स, और इस तरह के पेपर्स आ जाएंगे बहुत सारे। अब ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए, अब आप उसको सर्च करने का पर्पज़ ये है कि आपको आइडिया होगा कि किस टाइप की रिसर्च स्टडी हुई है मेडिकल स्टूडेंट्स में, तो आप उस तरह के कुछ कर सकते हैं। अब एक दफ़ा आपका टॉपिक चूज़ हो गया, ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन हो गई, और टॉपिक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो फिर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब उसके बाद आपने करना होता है लिटरेचर रिव्यू। अगर सपोज आपका टॉपिक इस वक्त सिलेक्ट हो गया, ये स्लीप पैरालिसिस को कर लें, ठीक है, इसमें लिटरेचर रिव्यू क्या है कि मैंने देखना है कि इसके ऊपर पास्ट में क्या क्या काम हो चुका है। अब मैं ये स्लीप पैरालिसिस जो वर्ड था ये मैं जाके लिखूँगी गूगल स्कॉलर पे, और जितने भी पेपर जिससे रेलिवेंट मिलेंगे उन सबको मैंने रीड करना है। रीड कैसे करना है, उनका एब्स्ट्रैक्ट रीड करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट रीड करूँगी तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या हुआ है। उन सारे पेपर्स को रीड करके उनमें से ना मैंने एक पेपर अपना रेफरेंस के तौर पे चूज़ कर लेना है। अब बिल्कुल एक न्यू आपकी रिसर्च स्टडी भी हो सकती है, लेकिन आप रेफरेंस भी, हम अपने स्टूडेंट लेवल पे अगर आप करें तो आप रेफरेंस पेपर चूज़ करें तो एक ईजी काम है कि आप एक पेपर को रेफरेंस एज अ रेफरेंस चूज़ करेंगे। रेफरेंस पेपर में क्या क्या करना है मैं बाद में बताती हूँ। वो अपने लिटरेचर रिव्यू में ना सपोज इसके आगे कोई 15-20 पेपर्स हैं, आपने उन सबको देखा, उनका एब्स्ट्रैक्ट रीड किया, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उस सब में क्या क्या हुआ हुआ इन स्टडीज़ में, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीड करने के बाद जो पेपर बहुत अच्छा लगे उसको आप थॉरली भी रीड करेंगे। अभी बिल्कुल अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप एब्स्ट्रैक्ट रीड करें, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उसके बाद आप ना थॉरली पूरा पेपर रीड करेंगे। उसमें आपने देखना है कि उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, उनकी स्टडी में क्या था, पॉपुलेशन में क्या रिजल्ट्स वगैरह है, उनके मटीरियल मेथडोलॉजी क्या क्या थी। ये हो गया काम, ठीक है। उसके बाद आपने एक रेफरेंस पेपर सपोज उनमें से एक बहुत अच्छा लगा, आपने उसको एज ए रेफरेंस चूज़ किया। अब एज ए रेफरेंस का मतलब है कि आपने उसी पेपर को काइंड ऑफ ना आप कॉपी कर रहे हैं। सपोज़ कि एक रिसर्च स्टडी थी वो अमेरिका में हुई थी, अब आप उसको पाकिस्तान में कर रहे हैं। वो काम पहले पाकिस्तान में वो स्टडी नहीं हुई। आपको जो भी कोई रिसर्च वर्क होता है वो थोड़ा वो न्यू चीज़ होनी चाहिए कि आप एक कुछ न्यू, कुछ नया आप फाइंड कर रहे हैं, कुछ नया आप बता रहे हैं। तो वो नया कैसे हो सकता है कि वो आपकी अब ना लोकेशन चेंज होगी, लोकेलिटी चेंज होगी, कि पहले वो स्टडी उसके वो रिजल्ट्स वगैरह वो अमेरिका में अगर देखेंगे तो वो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो गया। आपने एक रेफरेंस पेपर लिया, रेफरेंस पेपर के ना ग्राफ्स और लाइक ये मैं बहुत प्रोफेशनल वे में नहीं बता रही, आपको थोड़ा इजी करके बता रही हूँ। तो इसलिए कि अगर आपने उसका क्वेश्चन देखना हो ना कि उसमें क्या क्या पूछा गया, तो उसके जो टेबल्स ग्राफ्स वगैरह से देख के ना आप उसका क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, आप उसका क्वेश्चन बना सकते हैं उससे देख के। मतलब उन्होंने फर्स्ट ग्राफ या कोई टेबल या फिर डिस्कशन में लिखा हुआ कि उनकी जो सी पॉपुलेशन थी उसके अंदर इतने परसेंटेज फीमेल्स के, इतनी मेल्स की। इसका मतलब उनका फर्स्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग जेंडर। तो आपने अपने क्वेश्चन ईयर में जो आपने क्वेश्चन पूछने अपनी रिसर्च स्टडी में, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जेंडर का। फिर उन्होंने पूछा हुआ आप कितने घंटे सो रहे हैं, तो वो आपका आवर्स ऑफ स्लीप। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आप उससे क्वेश्चन ईयर बना लेंगे। सबसे पहले एक होता है सैम्पल साइज़ कैलकुलेशन। सैम्पल साइज़ का मतलब है कि आपने कितने लोगों से कितने लोगों पर स्टडी करनी है, कितना आपका सैम्पल साइज़ होगा, कितने लोग आपके क्वेश्चन ईयर लाजमी फिल करेंगे। इसका भी फॉर्मूला होता है, नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। और क्वेश्चन ईयर में क्या है कि आप क्वेश्चन ईयर बना सकते हैं या तो हार्ड फॉर्म में, कि आपने ना एक पम्फलेट टाइप ये लीफलेट्स हैं आपने प्रिंट करा लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन है, वहाँ पे कोई सॉल्व कर दे। वो जो ज़्यादा स्कोरिंग वाले चार्ट्स होते हैं ना वो हम कोशिश करते होते हैं कि हार्ड फॉर्म में ले लिए जाएँ। नहीं तो बाकी गूगल फॉर्म पे इसलिए करते हैं कि ये ईजी है, आपको जो ये पेजेस की और प्रिंटिंग की कॉस्ट बच जाती है। गूगल फॉर्म बना लिया आपने, वो शेयर कर दिया, डाटा कलेक्शन की सब ने उसको डाटा को फिल किया। आप सब ने बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स आप सब ने बहुत से गूगल फॉर्म्स फिल किए होंगे अपने सीनियर्स के रिसर्च वर्क्स के, तो आपको इसका आइडिया होगा। आपने डाटा कलेक्शन कर ली, आपके पास सारा वो जो गूगल फॉर्म की था ना वो डाटा आ गया। अब गूगल फॉर्म पे जो रिस्पॉन्सेज वाला ऑप्शन होता है ना उसके साइड पे 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ से आपका वो जो आप डाउनलोड रिस्पॉन्सेज का फॉर्म आता है ना, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया रिस्पॉन्सेज और एक वो शीट बन गई। अब उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया, एक्सेल की शीट बन गई आपकी, या उससे भी ऐसे वो गूगल शीट बन जाती है। गूगल शीट का अब आपने डाटा एनालिसिस करना है तो वो होता है SPSS, एक सॉफ्टवेयर है।
SPSS, ठीक है। SPSS से आप डाटा एनालाइज करेंगे। अब वो जो डाटा कलेक्ट किया है ना, उसके डिफरेंट उसके ऊपर फार्मूलाज वगैरह लगते होते हैं। जैसे उसमें टी टेस्ट लग गया है, काई स्क्वायर टेस्ट है, डिफरेंट टेस्ट वगैरह लगेंगे, मीन मीडियन मोड वगैरह, जो भी आपने फाइंड करना है वो सारा आपका डाटा एनालिसिस में आता है। आपका डाटा भी एनालाइज हो गया। अब काम आता है पेपर राइटिंग का। अब आपने लिखना है अपना रिसर्च पेपर। पेपर राइटिंग में डिफरेंट हेडिंग्स आती हैं फर्दर। जैसे सबसे पहले एक हो गया, आपने अपना टाइटल लिखा है, उसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आप इंट्रोडक्शन पे आते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद मटीरियल एंड मेथड्स हैं, उसके बाद आपके जो भी हैं टेबल्स हैं, डिस्कशन है और कंक्लूजन है, रिजल्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, रेफरेंसेस है। मतलब वो पेपर राइटिंग एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं। इफ़ यू पीपल वांट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। अब वो पेपर राइटिंग वाला काम हो गया आपका। उसके बाद पेपर भी आपका, आपने सारा डाटा ले लिया, एनालाइज कर लिया, पेपर राइटिंग कर लिया, आपने इसको पब्लिश कराना है तो आपको एक रिसर्च जर्नल होगा। जर्नल आपके लोकल भी हैं, पाकिस्तान के भी आपके हैं, इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल में थोड़ी पब्लिकेशन फ़ी ज़्यादा होती है, हमारे लोकल में कम होती है। रिसर्च जर्नल सेलेक्ट करके अब आपने अपना पेपर पब्लिकेशन के लिए उसके अंदर सेंड किया। पेपर जब पब्लिकेशन के लिए सेंड करना होता है तो 3 चीज़ें आपको मेनली चाहिए होती हैं, और ये जर्नल टू जर्नल वेरी करता है। वैसे ये जो मेन है, जो तीन चीज़ें आपने करनी होती हैं। एक IR भी होता है कि जब आपने ये सारा काम किया था ना, अपना रिसर्च वर्क, उससे पहले आपने ना अपने इंस्टीट्यूशन से एक लेनी होती है परमिशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ने, एथिकल रिव्यू बोर्ड ने आपको परमिशन देनी होती है। आपने उससे परमिशन लेके तब आपने ये सारा काम करना होता है। परमिशन लेने के लिए ना आप पहले लिखते होते हैं साइनॉप्सिस। अगेन के इसमें काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है। मैं इसको कोशिश कर रही थी कि 10-15 मिनट्स की वीडियो बन जाए, लेकिन अभी 16 मिनट्स हो गए। खैर, अब साइनॉप्सिस में आपने ना काइंड ऑफ आसान लफ्ज़ों में कहें तो आपने ना अपना प्रपोज़ल, रिसर्च प्रपोज़ल बताना होता है कि मैं एक रिसर्च करने लगा हूँ, उसके अंदर ना मैं ये करेंगे। आपने फ्यूचर टेंस में लिखना होता है कि आपने थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू देना है कि मैंने लिटरेचर स्टडी किया, ये मेरा टॉपिक है, मैं इस पर क्यों स्टडी करना चाहता हूँ, इसका रैशनैले क्या है और क्या फ़ायदा होगा इस रिसर्च स्टडी का। और आपने लिटरेचर अगर देखा, पास्ट रिव्यू किया, लिटरेचर रिव्यू किया, उसके अंदर क्या क्या रेलिवेंट था आपके। सपोज आप देखें कि इम्पैक्ट, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स पे क्या है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि जी सोशल मीडिया, मैं इसको क्यों स्टडी करना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपने वो देखना है। आपने रेफरेंसेस देने के पास्ट में इसमें कोई स्टडी हुई है या नहीं, अगर हुई है तो वो सारा लिटरेचर रिव्यू में आ जाएगा कि आपने सारा लिटरेचर देखा है, उसके अंदर ये था। और आपने रेफरेंस का मतलब होता है आपने उस पेपर का ना फुल रेफरेंस कोट करना होता है। वो आपने अक्सर बुक्स के, हमारी जो गाइडलाइन है, कोई भी बुक एंड के आपने लिख देखे होते हैं ना, रेफरेंसेस होते हैं, उन्होंने लिखा होता है कि ये इस बुक से उठाया या फिर इस रिसर्च पेपर से उठाया, तो वो रेफरेंसेस होते हैं। आपने वो देना है साइनॉप्सिस में, और साथ आपने बताना है कि ये इसमें ये मैं ऐसे मेथोडोलॉजी मेरी होगी। तो वो एक ना काइंड ऑफ ना आप अपना फॉर्मेट बता रहे होते परमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो वो साइनॉप्सिस हो गया। और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से आपकी IR भी आपका हो गया। ऑथरशिप लेटर होता है कि आपने जो रिसर्च वर्क में अगर आपका एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑथर कौन होगा, सेकेंड ऑथर कौन है, थर्ड ऑथर कौन है। मेनली जिसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है ना, उसको फर्स्ट ऑथर रखा जाता है, फिर सेकंड ऑथर आते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अभी ऑथरशिप का भी कि जो कौन से फर्स्ट 2 कहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, ये डिफरेंट है कि इसकी भी डिटेल है कि कहाँ पे आप अप्लाई करें तो फर्स्ट 2 को कंसीडर किया जाता है, कहीं पे फर्स्ट 3 को कंसीडर किया जाता है, और बाकी फर्स्ट 6 भी चलते हैं। उसकी भी डिटेल में नहीं जा रही मैं अभी फ़िलहाल। उसमें ये कि आपने जब अभी MBBS के बाद अप्लाई करना है तो आपको, अगर आप बात करें ना रिसर्च का स्कोप, तो वो अंडर स्कोप के अंडर वो उस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि आपको इस रिसर्च का फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद आपका साथ ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल जो आपने पेपर लिखा है, सारा जो आपने काम किया, तो ये 3 मेन चीज़ें जो आपने साथ अपलोड करनी होती हैं। उसके बाद आपका पेपर सेंड हो गया जर्नल में, जर्नल वाले रिव्यू करेंगे। अगर आपको कोई इसमें इशू है वो आपको दोबारा पेपर वापस भेजेंगे, आपको बताएंगे कि जी ये इसमें करेक्शन करनी है। आपका पेपर सही होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, एक थोड़ा बेसिक्स बिल्कुल कि आपने रिसर्च स्टडी कैसे स्टार्ट करनी होती है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये इसमें एक स्टेप की ना बहुत डिटेल है। लाइक आपको एक स्टेप पे भी ना, अगर आप करें ना टॉपिक सिलेक्शन पे भी आपको यूट्यूब पे ना 3-4 घंटे की वीडियोस मिल जाएंगी। आप रिसर्च क्या होती, क्या है, इसका क्या टाइप्स क्या है, कुछ है, इस पर भी आपको 6-7 घंटे की वीडियोस मिलेंगी। पॉइंट टू से इसके ये सारा कुछ ना इसके एक पॉइंट पे बहुत डिटेल से बताया जा सकता है। मैंने बहुत एक
बेसिक लेवल पे, एक स्टूडेंट लेवल पे आके बताया कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और एज अ स्टूडेंट अगर आपको कोई आसान वर्डिंग में बता देना कि ये क्या चीज़ थी तो ये वो है। इट्स नॉट लाइक कि कोई प्रोफेशनल अप्रोच नहीं थी कि मैं आपको एक बहुत डिटेल प्रोफेशनल वे में बताती कि ये क्या क्या चीज़ें। इनको मैंने कोशिश की कि बहुत आसान लफ्ज़ों में बताया जाए कि अगर आपने अभी स्टार्ट करनी, जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी आप इस वीडियो के फ़ौरन बाद आप गूगल पे जाएँ, गूगल स्कॉलर लिखें, आप कुछ देखें, कुछ टॉपिक्स, आप कुछ पेपर रीड करें, कुछ का एब्स्ट्रैक्ट देखें, आपको थोड़ा आइडिया हो। और कोई भी इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, या फिर इफ़ यू पीपल वांट कि इससे कुछ समझ आए, आपको फ़ायदा हो रहा, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इस मज़ीद इनमें से किसी एक पॉइंट की डिटेल चाहिए तो वो मेंशन कर दें, आई विल ट्राई कि मैं उस पर एक वीडियो बना दूँ। और उसमें मैं लाजमी, ज़ाहिर है अगर मैं किसी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर बता रही हूँ कि जी क्वेश्चन ईयर कैसे बनाना है, तो उस पर मैं ज़रा थोड़ा प्रोफेशनली अच्छे लेवल पे बता सकती हूँ डिटेल में कि वो किस तरह बनेगा। ये मुझे बहुत सा सिंपल वर्डिंग में बताने की कोशिश की है स्टूडेंट लेवल पे आके, तो होप सो इट विल बी हेल्पफुल। एंड अब जाएँ, सबसे पहले आप जाके गूगल स्कॉलर पे देखें, कुछ रिसर्च पेपर्स रीड करें, कुछ का एब्स्ट्रैक्ट रीड करें, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि रिसर्च क्या है। तो एक पॉइंट इसका ये कि इस लेवल पे मैंने, क्योंकि मैं भी थर्ड ईयर के मैंने भी थर्ड ईयर का प्रॉफ दिया है अभी, तो मैंने थर्ड ईयर में या सेकेंड ईयर में क्यों स्टार्ट की, उसका ये कि सबसे पहले तो लाइक क्रेडिट गोज़ टू आवर टीचर डॉक्टर नुमान अज़ीज़। इन्होंने हमें बताया इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया कि रिसर्च का क्या है कि आपने अब जिधर भी जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं आफ्टर MBBS, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस हर कोई पूछता है, आपको रिसर्च एटलीस्ट करनी आनी चाहिए। तो अब स्टूडेंट लाइफ में आप अभी अगर सीखते हैं, तो अगर आपका पेपर कोई नहीं भी पब्लिश हो रहा है, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत काम करना आ जाता है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि रिसर्च कैसे की जाती है, ताकि आपको तब जब आपके पास नहीं टाइम होगा, हाउस जॉब के बाद बहुत बिजी सारी रूटीन होगी, तब एटलीस्ट आपको किसी और को कह के रिसर्च ना करानी पड़े, आप खुद इस काबिल हो कि आप अपना काम कर सकते हैं। तो बड़ा ये गोल्डन टाइम है कि हमारे पास स्टडीज़ के साथ भी आपके पास इतना टाइम होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सको। तो उस एक्स्ट्रा टाइम में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो लाइक आप उस टाइम को बड़े अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।